अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग, टॉपिक चल रहा है एडजस्टमेंट और सेकंड पॉइंट चल रहा था बैड डेट्स। और बैड डेट्स के अंदर भी हम बैलेंस शीट अप्रोच तक पहुंच गए थे। बैलेंस शीट अप्रोच के अंदर दो चीजें थी, या तो एस्टिमेशन फॉर द ईयर इस टाइप के पास होगा, या फिर इंक्रीज रेट्स। तो अभी हमने सबसे पहले क्या लिया था लास्ट क्लास तक, एस्टिमेट लिया था। एस्टिमेट लिया था, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ केसेस कर रहे थे। और एस्टिमेट का मतलब याद है हमने क्या पढ़ा था? अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सब कुछ कर कराने के बाद एंड में कितना बैलेंस आना चाहिए, इस वर्डिंग का ये मतलब। तो जब हमने 10% निकाला तो 10% अकाउंट से पर कितना आया? 10,000। अब ये 10,000 का मतलब क्या है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सब कुछ कर कराने के बाद एंड में 10,000 आने चाहिए। तो हमने 3 केस पढ़े थे जिसके अंदर क्या था, तीनों के अंदर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में था। तो हमने टेंशन ही नहीं ली, ये बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस जो डेबिट में पड़ा था उसको जमा करके एंट्री प्रोड्यूस किया। देखिए डेबिट में 1000 है और हमें कितना लाना था? 10। तो हमने कितने से एंट्री पास करी? 11 से। ठीक है, सेम एंट्री बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट। फिर हमारे पास पहले से 10 डेबिट में पड़ा है, हमें लाना भी कितना था? 10। तो डेबिट पड़ा है 10, तो वो 10 इसमें जमा हो गया, 11 से एंट्री प्रोड्यूस 20 से एंट्री प्रोड्यूस करी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट। फिर डेबिट में फिर 11 पड़ा हुआ है और लाना हमें 10 है, तो फिर हमने 21 से एंट्री पास, क्योंकि ये जो 10 लाना होता है कहाँ लाना होता है? क्रेडिट में लाना होता है, एंड में, ये याद। ठीक है, तो लिहाजा डेबिट बैलेंस था सबको आपने जमा करके एंट्री प्रोड्यूस कर दी। और एंट्री क्या थी? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस क्रेडिट। अब देख लो एक्सपेंस इसमें 11,000 इनकम स्टेटमेंट में जा रहा है, इसके अंदर 20,000 इनकम स्टेटमेंट में जा रहा है, इसमें 21,000 इनकम स्टेटमेंट में जा रहा है, जबकि बैलेंस शीट में सब में 10,000 10,000 10,000 ही जा रहा है। उसूल क्लियर हो गया? ये बहुत जिंदगी में काम आएगा ये लेक्चर, वरना बैड डेट्स के अंदर भूल करोगे सारी जिंदगी। अच्छा, अब बाकी अभी इंक्रीज रेट नहीं बता रहा, मैं इसके बाद बताऊंगा, तो लिहाजा मैं अभी इसको हटा रहा हूं लफ्ज को। तो अभी यही चल रहा है पूरा एस्टिमेट वाला, इंक्रीज वाला बाद में बताऊंगा। तो अब ये 3 केस हो गए। अब नेक्स्ट केस, वही अलाउंस फॉर बैड डेट्स के ठीक अकाउंट बना रहा हूं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स अलाउंस फॉर बैड डेट्स। सही, जैसे मैंने यहाँ वही सवाल तो यही रखा हुआ, 10,000 रुपए एंड में चाहिए, 10 से कम, 10 के बराबर, 10 से ज्यादा डेबिट में रखा था। अब ये चीज में क्रेडिट में रखा, 1,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट में, 10 से कम है, अब 10 के बराबर है, और अगर 10 से ज्यादा है। सही, 3 केस कर लेते हैं ताकि एक ही मसला हल हो। अब फिर वही सवाल, अब ये कौन सा केस है? जैसे 1 2 3 केस करे थे, अब ये हमारे पास चौथा, पांचवा और छठा केस। सही, एक केस और हो सकता है, सातवां, फिर वो मैं इसके बाद। अब आपने उसूल, पहला केस के अंदर क्या है? फिर वो यहां पे पड़ा अलाउंस फॉर बैड डेट वाज एस्टिमेटेड एट द रेट 10%। 10% जब निकाला तो कितना आया? 10। अब इसका मतलब क्या है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सब कुछ कर कराने के बाद मुझे एंड पे 10 लाना है। सही, अब पहला केस, यानी पहले से आपके पास ये चीज मौजूद है, तो आपने ये बैलेंसिंग करनी है, और बैलेंसिंग करने के बाद एंड में सब कुछ कर कराने के बाद आपको यहां पर कितना लाना है? 10 लाना। यही मतलब हुआ ना?
सही, पहले से क्रेडिट में पड़ा हुआ है 1000 और आपको सब कुछ कर कराने के बाद एंड में कितना लाना है 10। और बताओ मैं क्या करूं कि एंड के ऊपर 10 आ जाए। सोचो, पहले से क्रेडिट में कितना पड़ा हुआ है 1 और मुझे क्रेडिट में कितना लाना है 10, तो मैं क्या करूं कि ये 10 आ जाए। 9000 अगर मजीद में क्रेडिट में लिख दूंगा तो 9 और 1 10 आ गया, क्रेडिट में 10। सही, क्योंकि अगर मैं यहां पर 9 लिखूं तो वो तो 9 में से 1 या 8 उल्टा इधर बच जाएगा, है ना। और अगर मैं यहां पर 10 लिखूं तो 10 और 11 हो जाएगा, तो मुझे तो 10 लाना है। तो मुझे यहां 10 लाना, मैं क्या करूं, तो मैं मुझे अलाउंस और बैड डेट्स को 9 से क्रिएट करना पड़ा। क्या करना पड़ा, क्रिएट करना पड़ा था। यानी एंट्री क्या पास करी मैंने एंट्री पास करी अलाउंस फॉर बैड डेट्स को मैंने 9000 से क्रिएट किया। देखो ये अपने टी अकाउंट में गया, जब टी अकाउंट में गया 9 में कितना हो गया 10 और ये 10 कहां चला जाएगा बैलेंस शीट। कहां चला जाएगा बैलेंस शीट। और जब यहां क्रेडिट है तो अंडर स्टूडेंट डेबिट क्या हो रहा होगा बैड डेट एक्सपेंस 9000 और ये एक्सपेंस कहां जा रहा होगा इनकम स्टेटमेंट में। देखो सारे केसेस जो कि मैंने मिटाए भी नहीं है यहां पर, क्रेडिट में एक्सपेंस क्रेडिट। तो बात अब पता चली यार इनकम स्टेटमेंट में कितने रुपए जा रहे होते हैं और बैलेंस शीट में कितने। तो एक उसूल समझ आना, बैलेंस शीट के अंदर क्या जाता है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट का, क्रेडिट साइड का, एंडिंग बैलेंस सब कुछ कर कराने के बाद जो आता है वो जाता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो देख लो बैलेंस शीट में वही जा रहा, बैलेंस शीट में वही जा रहा, बैलेंस शीट में वही जा रहा, बैलेंस शीट में वही जा रहा। ठीक है, और ये एक्सपेंस कहां चला गया इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब आ रहा है 10। फिर दोबारा वही सवाल है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स एस्टिमेटेड एट द रेट 10% ऑफ द अकाउंट्स। अकाउंट्स का 10% निकाला कितना है 10000। फिर वही जाऊंगी एस्टिमेट, तो एस्टिमेट जब बोल रहा तो फिर क्या मतलब है एस्टिमेट अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सब कुछ कर कराने के बाद मुझे यहां पर कितना चाहिए 10000। यही मतलब है ना। तो आप मुझे बताओ, खुद बताओ मुझे यहां मैं क्या करूं कि 10000 यहां पर ऑलरेडी पहले से कितना है 10, तो मैं क्या करूं कि 10 आए। कुछ भी नहीं करूंगा तो 10 आए। ऐसे यानी इसका मतलब कोई भी एंट्री पास ना करूं, नो एंट्री। तो यहां पर कुछ गया ही नहीं, जब गया ही नहीं तभी तो बैलेंस करूंगा तो 10 ही आएगा। सही, क्योंकि पहले से तो कोई बैलेंस ही 10 है और क्रेडिट भी तो मैं कुछ भी नहीं करूं तब 10 आएगा और ये 10 आ गया और ये चला जाएगा आपका बैलेंस शीट में 10,000। और इनकम स्टेटमेंट में क्या गया, कुछ भी नहीं गया। क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट फिर दोबारा वही कह रहा है 10% लाना है। अब वो 10% किसका लाना है, वही अकाउंट से उनका, वही 10,000 आ गया। सेम वही कहानी सारे केसेस में। अब फिर वही बात, अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सब कुछ कर कराने के बाद मुझे एंड पे कितना बैलेंस लाना है 10,000। अब आप मुझे बताइए, मुझे यहाँ पर 10,000 लाना है, मैं क्या करूं कि यहाँ पर 10,000 रुपए आ जाए। पहले से ही ऑलरेडी 11 है और मुझे तो यहाँ पर 10 लाना है, क्या करूं। एक्सलेंट, 1000 रुपए से यहां पर मैं अगर डेबिट कर दूं तो 11 में से 1 या 10 बच जाएगा और ये चला जाएगा आपका ऑटोमेटिकली कहां पर बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने एंट्री क्या पास की, अलाउंस को मैंने क्या करा हुआ है डेबिट। तो एंट्री के अंदर मैंने अलाउंस को क्या किया है डेबिट। अलाउंस फॉर बैड डेट्स 1000 रुपए से डेबिट। देखो ये यहां पर है डेबिट हुए तो ऑटोमेटिकली 10 बच गया, ये चला गया बैलेंस शीट। तो अब यार अब सवाल पैदा होता है क्रेडिट क्या करूं। अब एक बात के दिमाग में क्या है, एक्सपेंस कर देते ना, एक्सपेंस लगा लो क्या है ना। अब यहां पर एक्सपेंस नहीं है, यहां पर क्या है एक्सपेंस नहीं आएगा। अब ये उसूल है,
अब यहाँ पर बड़ी कहानी है, मुझे पूरा इसका पोस्टमार्टम करके बताना पड़ेगा या ये क्यों आया। पहले तो बता दूं ये लफ्ज़ आएगा, फिर ये लफ्ज़ क्यों आएगा, फिर उसकी कहानी में अलग से सेपरेट बता दूँ, वरना बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर बात चली जाएगी। ठीक है, तो लिहाजा अब यहाँ पर लफ्ज़ क्या आएगा, अब यहाँ पर लफ्ज़ अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, यानी एक बंदे का, एक ही मालिक है, वही सब कुछ मिलता है, उसी का बिजनेस है। जैसे हम इनकी प्रोड्यूस करते हैं ना, कैश डेबिट अली कैपिटल के रेट, सही है ना, एक बंदे का बिजनेस है। तो फिर यहाँ पर लफ्ज़ ऑनर्स इक्विटी आएगा, यानी ऑनर्स कैपिटल, यहाँ लफ्ज़ क्या आएगा, ऑनर्स कैपिटल। और अगर ये कंपनी है तो कंपनी में तो एक बंदा नहीं होता, वो तो शेयर्स का बिजनेस होता है, लाखों जितने शेयर होल्डर हैं वो सब हिस्सेदार हैं। तो फिर यहाँ पर लफ्ज़ ऑनर्स कैपिटल नहीं आएगा, वहां पर लफ्ज़ क्या आएगा, रिटेन्ड अर्निंग। वहां क्या लफ्ज़ आता है, रिटेन्ड अर्निंग। ये थोड़ा सा फर्क मैं लिख देता हूँ तो पब्लिक करके ताकि याद रहे, रिटेन अर्निंग का लफ्ज़ आता है। तो वो सवाल के ऊपर ही पता चल रहा था, सवाल के अंदर लफ्ज़ कैपिटल चल रहा है और या कोई कंपनी है, शेयर वेयर का बिजनेस है, तो फिर लफ्ज़ रिटेन अर्निंग इस्तेमाल कर लेना, वो सवाल के अंदर ही पता चला। फर्स्ट ईयर हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या बीकॉम पार्ट 1 में भी तकरीबन यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस नॉर्मली आ रहा था, बिजनेस तो लफ्ज़ कैपिटल इस्तेमाल करें। हाँ, बीकॉम फाइनल वगैरह के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अमूमन वो कंपनी अकाउंटिंग यूज हो रही होती है, तो वहाँ पर लफ्ज़ फिर आप रिटेन अर्निंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, यही कॉन्सेप्ट जो बीकॉम पार्ट 1 के अंदर आता है, थोड़ी एहतियात कर लें कि आप सवाल को देख लें कि सवाल के अंदर क्या है। अगर वो कंपनी का बिजनेस है तो लफ्ज़ रिटेन अर्निंग इस्तेमाल करें, और अगर सिंपल सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस चल रहा है तो फिर वहाँ पर लफ्ज़ कैपिटल इस्तेमाल करें। ठीक है, और फर्स्ट करो कुछ भी मेंशन नहीं है कि क्या लिखा है क्या निकला, तो फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस इस्तेमाल करके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले तो यही करें। बीकॉम पार्ट 1 वाला के अंदर तो वैसे मेंशन होता है कि कौन सा बिजनेस है, नहीं है तो बीकॉम पार्ट 1 वाले फिर वो अज्यूम करें कि ये रिटेन अर्निंग लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। सही है, बीकॉम पार्ट 1 वालों के लिए कह रहा हूँ वो रिटेन अर्निंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। और बहुत अच्छा है कि वो सवाल के अंदर लिख दे नीचे, इट हैज़ बीन अज्यूम दैट, मतलब ये मैं फर्ज कर रहा हूँ कि बिजनेस रिलेट्स टू कंपनी अकाउंटिंग या सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अच्छा, तो अब ये उसूल पता चल गया 12 एंट्री। तो अब ये अपना अलाउंस को आपने डेबिट करा तब जाके ये 10 बना, तो ये 10 तो चला गया बैलेंस शीट में, और ये रिटेन अर्निंग कैपिटल, ये कैपिटल आपका कहाँ जा रहा है, देखो रिटेन अर्निंग इनकम के अंदर जा रहा है। सही है, तो ये आप यूं, बल्कि मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कहाँ चला गया, इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनकम में प्लस हो गया, इसके अंदर प्लस हो गया, इनकम के अंदर प्लस हो जाएगा, यानी मेरी आमदनी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ये रिटेन अर्निंग का मतलब आपको पाई हुई आमदनी, यानी पिछले साल की आमदनी यूं है, कुछ भी है। यहां तक क्लियर? यहां से मैंने आपको ये जो पहले से ये कॉन्सेप्ट हुआ ना रिटेन अर्निंग वाला, इसको डिटेल में अलग से बताने की भी जरूरत होती है कि ये मैं इनकी पास क्यों कर रहा हूँ, ये डेबिट में, ये क्रेडिट में ज्यादा क्यों आ गया। इसका मतलब पिछले साल मैंने ये 1000 रुपये ज्यादा रिकॉर्ड किया था, गलती हो गई है ना, उसको एडजस्ट करने के लिए किया। तो फिर ये मैं जब मैं बताऊंगा वो डिटेल के अंदर, तो ये बेसिकली प्योरली बीकॉम पार्ट 1 के अकाउंट रिसीवेबल वाला कॉन्सेप्ट होगा। मैं अभी ये जनरल कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ बैकेट्स के अंदर, तो फिर यहाँ उसके अंदर बताने की मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं है। फिर भी मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि फॉरएवर के लिए आपके पास ये चीज़ मौजूद हो जाए, कि बैकेट्स पूरा कंप्लीट हो जाए, बैकेट्स के अंदर कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक भी ओके हो गया। तो देखो अब ये हो गया। अब लास्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या था, ये यहाँ तक आपको दिख रहा है। आखिरी कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, अगर अलाउंस और बैड डेट्स के अंदर ओपनिंग बैलेंस मौजूद ही ना, लास्ट कॉन्सेप्ट, सही है ना। तो फिर दोबारा वही चीज, सवाल तो वही, अलाउंस फॉर बैड डेट्स वाज एस्टिमेटेड एट द रेट 10%। 10% किसका, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स का 10%, एंडिंग बैलेंस अकाउंट्स का 10%, 10। फिर वही बात, एस्टिमेट का जिक्र चल रहा था, तो इसका मतलब क्या, एस्टिमेट
अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सब कुछ कराने के बाद एंड में मुझे कितने रुपए लाने हैं, कितने लाने, 10,000। तो अब एंड में यानी मुझे एंड के अंदर सब कुछ कराने के बाद मुझे यहाँ पर एंड में ना ये मुझे लाने कितने, 10,000। यही मतलब था ना सबका। अब बताइए मैं क्या करूं कि यहाँ पर एंड में 10 आ जाए, क्या करूं मैं एंड में 10 आ जाए, तो मुझे क्रेडिट के अंदर 10 लिखूंगा तो एंड में 10 आएंगे ना, क्योंकि ऊपर तो कोई बैलेंस ही नहीं। तो क्या करा मैंने, अलाउंस को क्रिएट किया, यानी इनकी के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को 10,000 रुपए से, ये देखो 10,000 रुपए से क्रिएट किया, तब जाके ये एंड में क्रिएट में आएगा और ये कहां चले जाएगा, बैलेंस शीट में। ये पॉइंट क्लियर है, ये कहां चले जाएगा, बैलेंस शीट में। और ये जो अलाउंस बैलेंस शीट में 10,000 जा रहा है, तो अंडर स्टूडेंट डेबिट क्या होगा, बैड डेट एक्सपेंस, और ये एक्सपेंस कहां जा रहा होगा, इनकम स्टेटमेंट। तो इसके अंदर तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, क्लियर है, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो ये कौन सी मिसाल दी मैंने, 7 में, सही। हालांकि मैं ऐसी 2 बातें भी करता ना, कहानी खत्म, इतना मुझे बोलने का अपना गला खुश करने की जरूरत नहीं थी। क्या कि अगर अलाउंस को, अगर वो एस्टिमेट का बात बोले, क्या बात बोले, एस्टिमेट प्रोवाइड फॉर द ईयर, इस टाइप की बात बोले, अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस पहले से डेबिट में मौजूद है, तो दोनों बैलेंस, ये वाला है ना जो ऊपर के मैंने आपके सवाल में, ये अच्छा ये परसेंटेज भी हो सकती है, जैसे बोला ना 10% ऑफ अकाउंट से, तो आपने अकाउंट से 10% निकाल दिया 10,000 रुपए। यहां पर ये परसेंटेज की जगह डायरेक्ट लफ्ज आ जाए, अलाउंस फॉर बैड डेट्स एस्टिमेटेड 10,000, तो आपको फिर निकालने की जरूरत नहीं होगी, मैंने 10 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट के क्रेडिट में एंड में 10 होना चाहिए। तो ये क्या है, तो अमाउंट भी लिखा जा सकता है और परसेंटेज भी लिखी भी हो सकती है। दोनों पॉइंट क्लियर, ठीक है। अच्छा अब तो उसूल क्या पता चला, अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स एस्टिमेट का लफ्ज आ जाए, तो एस्टिमेट का लफ्ज आ जाए तो आपने ये क्या करना है, जैसे 10,000 निकाल लिया आपने, अगर डेबिट में पहले से बैलेंस मौजूद है तो उन दोनों को प्लस करके एंट्री पास करनी है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, ठीक है। और अगर क्रेडिट में आता है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस अलाउंस का, अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का ओपनिंग में डेबिट में आता है तो प्लस करके एंट्री प्रोड्यूस हो रही है, और क्रेडिट में आ रहा है तो माइनस करके एंट्री प्रोड्यूस हो रही है, क्लियर। डेबिट के अंदर कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बस भले कम हो, ज्यादा हो, बराबर हो, जो भी हो, जितना भी हो, और प्लस करके एक एंट्री पास करके बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स की कहानी खत्म, क्लियर। और वो जो एक्सपेंस है वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, और टी अकाउंट का एंडिंग बैलेंस वो अंडर स्टूडेंट बैलेंस शीट में जाएगा, ऐसा खत्म, ठीक। इधर अब अगर क्रेडिट में हो तो माइनस करके एंट्री पास होगी, ये तो बात क्लियर है। लेकिन एक बात याद रखना, ये वाला केस अगर क्रेडिट में उसके अमाउंट से भी ज्यादा पहले से पड़ा हुआ है, तो भाई माइनस करके ये वाली एंट्री पास नहीं होगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, बल्कि कौन सी एंट्री पास होगी, अलाउंस डेबिट रिटेन अर्निंग या कैपिटल क्रेडिट होगा, ये बस दिमाग में रखना। अब ये कॉन्सेप्ट है कि कैपिटल क्यों आता है, तो मैं इसकी एक अलग से पूरी क्लास के अंदर लेक्चर में ये डिटेल भी बता दूंगा क्यों आता है, क्लियर हो गया, ये उसूल भी समझ आ गया। अच्छा, और अगर सेम ही होगा तो इसका मतलब नो एंट्री, कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं। और अगर बैलेंस ही मौजूद नहीं है तो फिर जो लिखा था उसी से एंट्री पास होगी, 10 से, क्लियर। तो ये देखो मैंने क्यों, क्या, कैसे वो भी बता दिया, नेट रीजन भी बता दिया कि भाई अगर डेबिट में हो तो जमा करके एंट्री प्रोड्यूस कर देना है, क्रेडिट में हो तो माइनस करके एंट्री पास कर देना है। देखो अब आपने ये बातें बता रहा हूं तो आपको वो जो उसूल है वो सारे दिमाग में आ रहे होंगे और फिर मजा आ रहा होगा, हाँ क्यों ऐड हो रहा है, क्यों लेस हो रहा है। मैं इतनी वो कुछ नहीं बताऊं, सिर्फ ये बता दूं डेबिट में हो तो प्लस कर देना, क्रेडिट में हो तो माइनस कर देना। तो ऑन दैट स्पॉट में बहुत अच्छा लगूंगा यार, बड़ा अच्छा हो यार, सब समझा दिया, सवाल भी सॉल्व कर लिया, हम पास भी हो गए, हम तो सेकंड ईयर में भी आ गए, हम बीकॉम पार्ट 1 में भी आ गए, फाइनल में भी आ गए। आता क्या है, ठेंगा, हंसो नहीं, सही बता रहा। तो जरा से आप देखें कितने कॉन्सेप्ट इसके अंदर छुपे हुए होते। अब ये वाला कॉन्सेप्ट आ रहा था आपके दिमाग में, आपको
तो माइनस करके एंट्री पास करते हो, बेड़ा अगर वो कर देते हो, पता ही नहीं क्यों फेल हो गए, हम तो सब सही करके आए थे। यही वजह होती है कि हमें दिमाग में होता है हम सब सही करके आए, और नंबर क्या आ गए 80 नंबर, यार 20-20 नंबर किस चीज के कट गए पता ही नहीं, और 80 पे भी खुश हो गए, वो 80 नंबर आया और छोड़ो। ठीक है, 12। तो अब नेट कंक्लूजन क्या हुआ, डेबिट में है तो प्लस करके एंट्री प्रोड्यूस करती, एस्टिमेट की बात कर रही है, चलो सही है, डेबिट में है तो प्लस करके एंट्री प्रोड्यूस हो गई, क्रेडिट में है तो माइनस करके एंट्री प्रोड्यूस हो गई, सिवाय इस केस में, इसमें लफ्ज रिटेन है, एंट्री ये बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट के तमाम केसेस में सिवाय इसमें। ठीक है, अच्छा इनकम स्टेटमेंट में कितने रुपए जाने चाहिए और बैलेंस शीट में कितने चाहिए, तो बैलेंस शीट का तो सिंपल क्लियर कट अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट का एंड का क्रेडिट का बैलेंस जाए, कुछ भी कर लो कभी भी दुनिया में कोई सी भी चीज हो, पैसा खत्म। अच्छा एक्सपेंस, जो एक्सपेंस एंट्री में पास करते हो वही इनकम स्टेटमेंट में जा रहा था, तो इनकम स्टेटमेंट में कोई टेंशन की जरूरत नहीं, सही। और फिर वो भी याद रखनी है, अगर चीजें दिमाग में रखनी है कि यार कौन सा होगा क्या होगा, तो याद रखो। अगर एक तो एंट्री का बता दिया मैंने, डेबिट में हो तो प्लस करके एंट्री पास, क्रेडिट में हो तो माइनस करके एंट्री पास। ठीक है, ये एस्टिमेट की बात चल रही है, अगर सवाल में एस्टिमेट का जिक्र हो, ठीक है, तो बल्कि ये भी ध्यान में रख सकते हो, एस्टिमेट का जिक्र हो तो जो एस्टिमेट होता है ना यही बैलेंस शीट में जाना है कंफर्म, तो जो नीचे दिया हुआ सवाल के अंदर एस्टिमेट वही जाएगा कंफर्म कहां पर, बैलेंस शीट। क्लियर। और अगर ऊपर डेबिट है तो ये एस्टिमेट और डेबिट जमा करके बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट में जाना है, और अगर क्रेडिट में है तो माइनस करके इनकम स्टेटमेंट में जाना है। ऐसी है ना, माइनस करके ले लेते हैं इनकम स्टेटमेंट। सही है, तो देखो ये तो रट्टे वाली बातें हैं, उसूल मैंने आपको और डिटेल के अंदर समझा दिया, फिर कंक्लूजन करके नेट निचोड़ भी करके मैंने आपको समझा दिया कहानी क्या है, ये किसकी है, एस्टिमेट की। क्लियर। तो अब ये दो बातें आपने दिमाग में रखनी है बिल्कुल अपने माइंड में, इस बात को मैं अलग से भी बताऊंगा रिटेन अर्निंग वाली कहानी क्या होती है, सही है। लेकिन ये जो चल रहा है सीक्वेंस के अंदर ये आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, सही है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2 सब में। क्लियर, ताकि बैड डेट्स वाला कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हो। तो देखो अभी हमने दो अप्रोचेस के अंदर हमने दो पढ़ी, एक इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और एक बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के अंदर क्या था, जो परसेंटेज होती थी किसके ऊपर अप्लाई होती थी, सेल के ऊपर। किसके ऊपर अप्लाई होती थी, सेल पे। और सेल पे क्या करते थे, आंखें बंद करके एंट्री प्रोड्यूस करते थे, जो भी अमाउंट आएगा उतने से ही एंट्री पास खत्म करना। एंट्री पास किससे होगी, उसी अमाउंट से होगी सेल के अंदर। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के अंदर क्या कहता, सेल के ऊपर आंखें बंद करके एंट्री प्रोड्यूस करते नहीं, कहानी खत्म। सेल के। और एस्टिमेट के अंदर क्या होता था, डेबिट में हो तो जमा करके, क्रेडिट में हो तो माइनस करके, और सिवाय इस वाले केस। क्लियर था, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इंक्रीज या रेज वाले में जाएंगे, लेकिन ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो तो मैं एक लम्हे के अंदर वो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बस नेटिकेटीज के अलावा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझिएगा ताकि आपको मजा आए। अल्लाह हाफ़िज़।